इंडिया न्यूज नहीं कह रहा। ये खुलासा हुआ है इंडिया न्यूज और पोल स्ट्रेट के सबसे सटीक ओपिनियन पोल से। और इंडिया न्यूज और पोल स्ट्रेट के ओपिनियन पोल में एनडीए 289 सीटों के साथ 99 सीटों के साथ पूर्ण बहुमत से सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। तो चलिए आपको सबसे पहले ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि पूरे देश में कौन सी पार्टी कितनी सीटें जीत रही है। ओपिनियन पोल दरअसल एक खाका है, एक अक्स है कि लोग क्या सोच रहे हैं। इंडिया न्यूज के सर्वे में इस बार भी एनडीए को पूर्ण बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। ओवरऑल टैली की बात करेंगे, एनडीए को इस बार 299 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। हालांकि उसे 35 सीटों का नुकसान भी हो रहा है। वहीं यूपीए के खाते में 126 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। उसे 66 सीटों का फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं अन्यों के खाते में 118 सीटें जा सकती हैं। अन्य को 31 सीटों का यहां नुकसान हो रहा है। हालांकि यूपीए और अन्य का आंकड़ा जोड़ भी दिया जाए तो भी उनकी सरकार बनती हुई नहीं नजर आ रही है। तो आपकी तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर एक ओवरऑल टैली दिख रही है और उसमें खासतौर पर आंचल यहाँ 2014 और 2019 के आंकड़े हम रख रहे हैं। 2019 के वो आंकड़े जो ओपिनियन पोल से निकले हैं। बिल्कुल, और यानी कि इसका मतलब ये भी देखा जाए कि 2014 में जिस तरह की मोदी वेव थी वो लहर भले ही ना हो, लेकिन एनडीए के लिए कम से कम इस ओपिनियन पोल में एक क्लियर कट सरकार बनती हुई नजर आ रही है। मैजिकल आंकड़ा जो है, मैजिकल फिगर है, वो 272 की है। ऐसे में एनडीए यानी कि बीजेपी प्लस एलाइज 299 सीटें पाते हुए नजर आ रहे हैं। ये 35 कम है 2014 के मुकाबले। यूपीए ने बढ़त जरूर हासिल की है। कांग्रेस और उसके एलाइज को देखा जाए तो वो 126 में पहुंच गए हैं, जिसका सीधा मतलब ये है कि 66 सीटें ज्यादा होती हुई यहां पर नजर आ रही हैं। लेकिन फिर भी ये मेजॉरिटी मार्क के पास कहीं पे भी नहीं है। और अदर्स को देखा जाए राजीव, इन सीटों में तो अदर्स को पिछली बार के मुकाबले काफी नुकसान हो रहा है। और अदर्स का आंकड़ा अगर हम यूपीए के साथ मिला भी देते हैं तो उसकी ओवर सिंप्लीफिकेशन यही होगी, तब भी वो मैजिकल फिगर 272 सीटें नहीं पहुंच रहा है। चलिए आंचल, अब सीधे हम बीजेपी और कांग्रेस का कंपैरिजन देख लेते हैं। 2014 बीजेपी 282 पर थी, कांग्रेस 44 पर। 2019 में जो हमारा ओपिनियन पोल कह रहा है बीजेपी 257 पर यानी 25 का नुकसान है और कांग्रेस 67 यानी 23 के फायदे के साथ आगे जा रही है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी कुछ असर छोड़ते नजर आ रहे हैं। हाँ, आपको लग रहा है असर छोड़ रहे हैं, क्योंकि एक एड थी राजीव, अगर आपको याद हो, 40-36 हो गए, यहाँ पर सिर्फ 44-67 होता हुआ नजर आ रहा है। जो कि प्रियंका गांधी आखिरी ट्रम्प कार्ड जरूर है कांग्रेस का, जिसे चल दिया गया है ब्रह्मास्त्र के रूप में, लेकिन इसके बावजूद अगर 67 सीटें ही आ रही हैं तो ये एक बार फिर से देखना होगा कि साउथ में भले ही बाउंस बैक कर रही हो कांग्रेस, लेकिन जो हार्टलैंड स्टेट्स जिसमें 3 राज्य ऐसे हैं जिसमें जीत भी हासिल की है, चाहे वो राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश हो, इसका मतलब है लोकसभा चुनाव में वो टैली वैसे इंप्रूव नहीं हो रही है। ये वो क्लियर कट इंडिकेशन शायद आ रहा है। जी हाँ, चल राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की भी हम बात करेंगे कि लोकसभा में वो किस तरह से रिएक्ट करने वाले हैं। बात उत्तर प्रदेश की कर लेते हैं और यहां पर एनडीए यानी मोदी वेव को जो नुकसान है वो दिखाई पड़ रहा है। 45 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं, वहीं एसपी बीएसपी ने बाउंस बैक किया है। बिल्कुल, यहाँ पर एनडीए को 45 सीटें मिल रही हैं। पिछली बार 73 सीटें थी राजीव, अगर अपना दल की 2 सीटें मिला दी जाएं। बीजेपी को 71 मिली थी प्लस अपना दल 2 यानी कि 73 सीटें थी, अब 45 पर आ रहे हैं। हालांकि बीजेपी के चाणक्य अमित शाह ने कहा था कि 74 हो सकते हैं, कम नहीं होगी। योगी आदित्यनाथ भी यही दावा कर चुके हैं। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग पहलू है कि यूपी में केमिस्ट्री से ज्यादा अर्थमेटिक यहाँ पर काम कर रहा है। अगर हम पिछली बार के हिसाब से देखें तो वोट शेयर के हिसाब से अब ये क्लियर पिक्चर हो रही है कि एनडीए को 44.5% वोट शेयर है, जो कि ज्यादा है एसपी बीएसपी महागठबंधन थे। लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर एसपी बीएसपी ने सीटों के हिसाब से अपना स्ट्राइक रेट बहुत ज्यादा इंप्रूव किया है। अगर इसमें कांग्रेस जुड़ जाती, जो शुरू से कहा जा रहा था, क्योंकि यूपी से ही सत्ता का रास्ता, सत्ता की चाबी होकर दिल्ली तक पहुंचती है, तो हो सकता है पिक्चर अलग होती, हो सकता है कि जो ऑपोजिशन है वो स्ट्राइकिंग डिस्टेंस में होती सरकार बनाने के। लेकिन अब ये उसके मतलब विपक्ष के मंसूबों पर पूरी तरह पानी फिरता नजर आ रहा है। और यूपी बहुत बड़ा फैक्टर है। करीब 54 से 55% का वोट शेयर तब हो जाता है। हम सीधे बिहार चलते हैं, ठीक यूपी से कनेक्टिंग स्टेट है और यहाँ की सीटें भी खास मायने रखती है। 32 एनडीए यानी एनडीए ने अपनी पकड़ बनाकर रखी हुई है।
एनडीए ने तो अपनी पकड़ बनाकर रखी हुई है राजीव, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब है कि आरजेडी के तेजस्वी यादव जो कि सोच रहे थे कि यूपी और बिहार दोनों के दोनों एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करें विपक्ष को दोबारा से सत्ता में लाने के लिए, और पूरा का पूरा जो नैरेटिव था वो एंटी मोदी नैरेटिव था, लेकिन वो कम से कम बिहार में होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बिहार में खास तौर से ये भी देखना होगा कि नीतीश और बीजेपी यानी कि जेडीयू और बीजेपी इस वक्त बहुत स्ट्रांग है ऑन द ग्राउंड। खास बात यह कि यहां पर अदर्स कुछ नहीं कर पा रहे हैं। वोट शेयर की बात करते हैं आंचल, एनडीए 44.13 वहीं यूपीए 37.41, करीब 6% का फर्क है, लेकिन सीटों में बड़ा भारी बहुत ज्यादा फर्क है, सीटों में बहुत ज्यादा फर्क है। वो यही दर्शाता है कि भले ही आपके पास वोट शेयर आ गया हो, लेकिन सीट बाय सीट जब अर्थमेटिक होता है तो वहां पर यूपीए बिहार में पिछड़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि अदर्स को 18.46% वोट जरूर जा रहा है, वोट शेयर उनका ये है, लेकिन इसके बावजूद जब हम लोकसभा की बात करते हैं तो मुझे लगता है ये बहुत ही माइन्यूट फैक्टर, इतना। चलिए आंचल, अब उस पर आ जाते हैं। वो 3 स्टेट जिन्होंने बीजेपी को झटका दिया था। मध्य प्रदेश बीजेपी कहीं बहुत 22 सीटों पर अपना होल्ड बना रही है विधानसभा में हार के बाद, और कांग्रेस को 7 पर रोक रही है। यानी कि कमलनाथ सिर्फ और सिर्फ वही कमल है जो राज्यसभा, माफ कीजिएगा, राज्य में जब चुनाव हुए, राज्य सरकार बनी थी तब वो खिले। उसके बाद यहाँ पर एक बार फिर से मामा जी ने ग्राउंड पे काम करना शुरू कर दिया था। उस वक्त जब हार हुई होगी, याद होगा आपको, उन्होंने कहा था कि नहीं, मैं राज्य में रह के, मध्य प्रदेश में रह के काम करना चाहता हूँ। तो हिंदुस्तान का दिल देखिए, एक बार फिर से यहाँ पर कमल खिलता हुआ नजर आ रहा है। 22 सीटें बीजेपी को, कांग्रेस को 7 सीटें। वोट शेयर देख लेते हैं, 48.88 और 43.64 का वोट शेयर है यहाँ पर यूपीए का, और 7.48 का अदर्स के खाते में जाता है। यानी अगर वोट शेयर देखें तो वोट शेयर में कोई बहुत बड़ा फासला नहीं है, लेकिन सीटों में आंचल बहुत बड़ा फासला है। हम ये कह सकते हैं कि कुछ भी हो, बीजेपी और या कांग्रेस की बात करें, मध्य प्रदेश में तो कमल ही खिलने वाला है। ठीक है, हमारे साथ 3 रिपोर्टर्स राजीव हमारे जुड़ रहे हैं। हमारे साथ पटना से शिवपूजन झा जुड़ रहे हैं, हमारे साथ लखनऊ से वर्णित हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, और साथ ही साथ हमारे साथ भोपाल से सरस्वती चंद्र जुड़ रहे हैं। क्योंकि मध्य प्रदेश का जिक्र पहले कर रहे थे तो सीधे चलते हैं भोपाल सरस्वती चंद्र के पास। आपसे यही जानना चाहेंगे कि अभी तो कमल फिर से खिलता हुआ नजर आ रहा है लोकसभा चुनाव में, क्योंकि यहां पर जो सीटों के हिसाब से देखा जाए मध्य प्रदेश में तो क्लियरली बीजेपी बहुत ज्यादा आगे है, और कांग्रेस ने जो सो कॉल बढ़त हासिल की थी, सरकार बनाई थी 15 साल बाद, वो कहीं ना कहीं जितने बेनिफिट्स थे वो आगे नहीं बढ़ पाई। इसकी क्या मुख्य वजहें लग रही हैं आपको, और आसपास अगर लोग हैं तो उनसे बात कीजिए सरस्वती चंद्र। देखिए, बिल्कुल बताना चाहूंगा, मध्य प्रदेश की बात करें तो विधानसभा में कमलनाथ ने जरूर सरकार बना ली है, कांग्रेस ने सरकार बना ली है, लेकिन जो मोदी के 5 साल के काम है, चाहे आवास योजना हो या फिर रसोई गैस हो, उज्ज्वला योजना हो, इन सब तमाम योजनाओं को लेकर लोगों में पॉजिटिव रुख है, और शायद इसी वजह से लोग फिर से एक बार मोदी को चुनना चाहते हैं। और जहां तक कर्ज माफी की बात है तो कांग्रेस ने कर्ज माफी की बात की है, लेकिन बीजेपी इस बात को जनता तक ले जाने में सफल रही है कि कर्ज माफी 2 लाख रुपए तक की गई थी, लेकिन अभी भी कर्ज माफी नहीं हुई है। ये बड़ा फैक्टर है जिसके चलते हालांकि कांग्रेस को डिफेंड नहीं कर पा रही है। उन्होंने लिस्ट जरूर दी थी, लेकिन अभी तक वो वेरीफाई नहीं कर पाई है। कांग्रेस कह रही कि 22 लाख किसानों को कर्ज माफ हुआ है, लेकिन अभी तक जो बीजेपी है वो ये जताने में सफल रही है कि लोगों के साथ छलावा हुआ है, किसानों के साथ छलावा हुआ है। तो लोग हमारे साथ हैं, उनसे पूछते हैं क्या माहौल कहता है। बीजेपी में पिछली बार की बात करें तो 27 सीटें थी, अब क्या माहौल कहता है। मोदी जी फिर आएंगे। अच्छा, क्यों? उनके काम अच्छे हैं। अच्छा, अभी तो आपने कांग्रेस को चुना है यहाँ पे मध्य प्रदेश में। नहीं, कांग्रेस, अरे तो वो हमारी, हम भी 100 सीटें से आए थे। हाँ। ऐसा भी नहीं था, 100 सीटें से आए थे, लेकिन हो गया, छोटा बड़ा हो जाता। चलिए आप बताइए क्या लगता है कौन आएगा। क्योंकि आएगा बीजेपी। हाँ, क्यों? बीजेपी आएगी, बस आना बीजेपी। अच्छा, कैसा, इधर आइए, कैसा काम किया है केंद्र सरकार ने। बहुत बढ़िया काम किया उन्होंने, जो भी किया जो अच्छा किया। अच्छा, कांग्रेस की बात करें तो यहाँ तो आप लोगों ने कांग्रेस को ला दिया, तो लगता है कांग्रेस ने जो वादा किया था वो पूरा किया है। नहीं किया ना अभी तक, मोदी जी ने किया, वो किसी ने किया नहीं, इसीलिए मोदी जी। आप बताइए, इधर आइए, क्या लगता है युवा हैं किसको चाहेंगे, मोदी को या फिर राहुल गांधी को। जी सर, मोदी को चाहेंगे और मोदी से ही करेंगे बात, और मोदी आए हर हफ्ते। और जी मालिक, इधर आ जाइए, इधर। आप युवा हैं, रोजगार की बात है, कांग्रेस ने रोजगार की बात कही है, मध्य प्रदेश में अब कांग्रेस की सरकार है और केंद्र में बीजेपी है, और अब किस तरह का माहौल है, क्या कहना चाहिए? अब मोदी जी को ही आना चाहिए,
क्योंकि उनने देश के विकास भी किया है और जैसा हम देख रहे हैं, सभी जान रहे हैं कि कांग्रेस आने पर कैसा हो रहा है। लोग बहुत दुखी है कि लाइट जा रही है। युवाओं को रोजगार की बात है तो 100 दिन हो गए हैं, कुछ रोजगार की पॉजिटिविटी आई। ऐसा तो अभी कुछ देखने को यहाँ पर ये लग रहा है कि कुछ बहुत पल रहा है, झुका हुआ दिखाई पड़ रहा है साफ साफ, जैसा लोग बता रहे हैं बीजेपी या एनडीए की तरफ। हम सीधे चलते हैं शिवपूजन के पास, आंचल पटना चलते हैं। शिवपूजन, जो ओपिनियन पोल हमारा यहाँ पर कह रहा है, पोल स्टेट इंडिया न्यूज का, वो ये कह रहा है कि तमाम नाराजगियों के बीच, जहां पर बीजेपी के भी कई नेता नाराज रहे, उनकी सीटें बदली गई या महागठबंधन कोशिश करता रहा, वहां पर 32 का आंकड़ा जा रहा है एनडीए के फेवर में। बहुत कुछ होता दिख नहीं रहा महागठबंधन की तरफ से वहां पर, और इसके पीछे जाहिर सी वजह है। पहले तो यह कि महागठबंधन ने एक सुर से सुर मिलाने में काफी देर कर दी। सीट बंटवारे को लेकर के जिस तरीके से सिर फुटोवल की स्थिति महागठबंधन में रही, राजीव मैं आपको बता दूं कि पिछले तकरीबन 1.5 महीने से मैं लगातार अलग अलग इलाके में मैं ट्रैवल कर रहा हूं, और जिस तरीके से मुद्दे हाल की राजनीति में उठाए गए, राफेल का मुद्दा हो, ये तमाम मुद्दे लोगों के जहन में नहीं है। लोगों के जहन में 4-5 मुद्दे हैं, और सबसे बड़ा जो मुद्दा मैंने देखा वो ये था कि हमने पुलवामा हमले का जबरदस्त बदला लिया। मुझे लगता है एक बड़ा कारण शायद ये है जिस वजह से एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर यहां काम करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। लेकिन लोगों से कुछ हम पर्सपेक्टिव लेने की कोशिश करते हैं। इंडिया न्यूज ने एक सर्वे लाया और सर्वे के मुताबिक ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यहां पर इंडिया है, आप लोगों को बनाए रखिए अपने साथ, हम जरूर लौटेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं। हमारी महा कवरेज लगातार जारी है। जनता क्या सोच रही है, तमाम जगह के लोग क्या सोच रहे हैं, वादों और नारों पर कितना असर है। इंडिया न्यूज पोल स्टेट सर्वे लेकर आया है, जिसमें करीब करीब एक खाका बनता हुआ दिखाई दे रहा है। मेरे साथ मेरे सहयोगी आंचल। बिल्कुल, और हम ग्राउंड रिपोर्ट्स लोगों से जानने की, अपने रिपोर्टर से जानने की कोशिश कर रहे हैं, जिनके साथ लोग जुड़े हुए हैं, जनता जुड़ी हुई है। सीधे लिए चलते शिवपूजन के पास। शिवपूजन बिहार से हमारे साथ ब्रेक से पहले भी जुड़े हुए थे। शिवपूजन, आप लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे थे और आपने ये बात अंदेशे में ये जताने की कोशिश की थी कि पुलवामा और एयर स्ट्राइक्स, उसके बाद एक बहुत बड़ा फैक्टर यहां पर है। तो क्या न्याय योजना पर राष्ट्रवाद भारी पड़ता हुआ वहां पर गांव कस्बों में नजर आ रहा है? क्या बेरोजगारी मुद्दा भी है या नहीं है? आप अगर जनता से बात कर सके तो। जाहिर तौर पर मैं कुछ लोगों से पर्सपेक्टिव लेने की कोशिश करता हूं। हाल के दिनों में हमने देखा किस तरीके से राजनीति परवान चढ़ी है। राफेल का मुद्दा उठाया गया, चुनावी मुद्दा बन सकता है। जो सर्वे हमारा आया है उसमें ऐसा लग रहा है कि एनडीए को यहां पर कुछ खास नुकसान नहीं है। तकरीबन 32 सीटें बिहार में एनडीए गेन करता हुआ दिख रहा है। क्या लगता है, क्या फैक्टर्स होंगे इसके पीछे? देखिए, आपका सर्वे है एनडीए का 32 सीट बिहार में, लेकिन हमें उम्मीद है 35 प्लस होगा, क्योंकि बिहार में आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी इतना काम किए हैं सब लोगों के लिए, समाज में काम। ये यानी कि विकास वाला एक मुद्दा रहेगा, ये लगता है फैक्टर जा सकता है नीतीश जी, क्योंकि कहा जाता है डबल इंजन की सरकार है, तो डबल इंजन के हिसाब से काम हुआ या नहीं हुआ? एकदम हुआ है। और यहाँ बिहार में खास करके माननीय नीतीश कुमार जी का ही चेहरा है, उनके चेहरा ही पे यहाँ पे 32 नहीं बल्कि 35 सीट। ये डीमोनेटाइजेशन, जीएसटी, गब्बर सिंह टैक्स कहा गया, राफेल का मुद्दा उठाया गया, तो आप वोट डाले जाएंगे तो ये मुद्दा रहेगा जहन में? जी जी बिल्कुल रहेगा ये मुद्दा। और माननीय नीतीश कुमार जो भी काम किए हैं, बहुत अच्छे काम किए हैं। और ये एक पर्सपेक्टिव निकल करके आ रहा है, यानी कि नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी का साथ आना लोगों के साथ कहीं ना कहीं उनके जहन को हिट कर रहा है, और ये लोगों को समझने में दिक्कत नहीं हो रही है कि इस राज्य का विकास इन दोनों के साथ आने से हो सकता है। आपको लग रहा है पुलवामा हमले के बाद जिस तरीके से एयर स्ट्राइक किया गया, उसका एक मतलब पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा, चुनाव में एनडीए के पक्ष में जा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। आपको मैं बता दूं कि जो नेशनल क्राइम ब्यूरो है, उसका जो रिकॉर्ड है, जो डेटा है, उसके अकॉर्डिंग जब यूपीए जब आया था गवर्नमेंट में 2009 में, तो उसके बाद जो हमारे जो दलित भाई है, जो हमारे विमेन है, महिलाएं, माताएं हैं, तो इनके खिलाफ जो वायलेंस था 17 से 27% तक बढ़ गया था। और वही जब कानून का राज एक महत्वपूर्ण मुद्दा हो सकता है। अलग अलग पर्सपेक्टिव आंचल निकल करके यहाँ पर आ रहा है, लेकिन जिस तरीके से हमने दौरा किया, शिवपूजन बस एक लाइन में बताइए, बहुत दिलचस्प है। यहाँ पर एक व्यक्ति सज्जन जो आपके साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने तो ये तक कह दिया कि नीतीश का चेहरा है, लेकिन बात तो यहाँ पर मोदी को प्रधानमंत्री बनाने की हो रही है। एनडीए के कैंडिडेट तो प्रधानमंत्री मोदी है, ऐसे में नीतीश पर ही वोट पड़ेंगे। मुझे लग रहा है कि यहाँ पर चूंकि स्वच्छ छवि रही है नीतीश कुमार की, तो दोनों का साथ आना वो वोटर्स को कहीं न कहीं लुभा रहा है। और चूंकि महागठबंधन में एक सुर में लोग बात नहीं कर रहे हैं, अभी भी कई सीटों को लेकर के पेच फंसा हुआ जो था, तो अंदरूनी वो कलह बरकरार है, तो शायद लोगों को बहुत भरोसा नहीं हो रहा है महागठबंधन पर।
ठीक है, हमारे साथ जुड़ने के लिए शिव पूजन आपका शुक्रिया। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। हमारी महा कवरेज लगातार जारी है। कोशिश करते हैं। एजेंसी का नाम बाईं तरफ आप देख रहे हैं। सी वोटर ने एनडीए को 233 सीटें दी हैं, यूपीए को 167 सीटें दी हैं, अदर्स को 143 सीटें दी हैं। कार्वी जो है वो 257 सीटें दे रहा है एनडीए को, ये भी बहुमत का आंकड़ा नहीं है। वीएमआर भी 252 सीटें दे रहा है। तास जो है वो 264 सीटें दे रहा है। यानी कि अभी तक के 4 सर्वेज जो हैं वो पूर्ण बहुमत से एनडीए की सरकार बनती हुई नहीं नजर आ रही है। सीएनएक्स 285 दे रहा है, वीएमआर 283 दे रहा है। ये दो पोल्स हैं और पोल स्ट्रेट के साथ जो हमारा ओपिनियन पोल है वो 299 सीटें दे रहा है। यानी कि 3 पोल्स कुल मिलाकर पूर्ण बहुमत से एनडीए की सरकार बनाते हुए नजर आ रहे हैं। 272 का जो मैजिक आंकड़ा है वो पार करते हुए एनडीए इन 3 पोल्स में नजर आ रही है। बाकी हर जगह पर एनडीए को लगभग 45 से लेकर 60 सीटों का नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। ये वेरिंग फैक्टर है। हमारे साथ यूपी से हमारे सहयोगी वर्णित लगातार जुड़े हुए हैं। आपसे यही जानना चाहेंगे वर्णित, यूपी 80 सीटें सत्ता की चाबी, वहां पर एनडीए 73 से 45 पर पहुंचती हुई नजर आ रही है। बहुत बड़ा नुकसान एनडीए के लिए, और अगर है नुकसान तो उसके पीछे सबसे बड़ा फैक्टर क्या माना जाए? एसपी और बीएसपी का इकट्ठे आना, शेयर अर्थमेटिक? अगर पूरा इसके ऊपर देखा जाए, जो इम्पैक्ट है वो कहीं ना कहीं महागठबंधन का पड़ रहा है, जो कि सपा बसपा का जो ये गठबंधन हुआ है और साथ ही साथ आरएलडी में मिल गया। तो इसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ ही साथ जो पूर्वांचल क्षेत्र है वहां पे भी कुछ अहम सीटों पे जो है वो डेंट लग सकता है। और वही जो आंकड़ा है हमको दिखाई दे रहा है कि मात्र 45 सीटों पे आके सिमटता हुआ दिखाई दे रहा है हमारे ओपिनियन पोल में। वहीं अगर हम देखें जो गठबंधन है वो 33 सीटों पे जा रहा है। तो यहाँ पे लेकिन जो लोग हैं उनका क्या मानना है, आइए उनसे भी बात कर लेते हैं जल्दी जल्दी, क्योंकि बहुत देर से लोग खड़े हुए हैं और अपना ओपिनियन भी हमारे सामने रखना चाहते हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी इस बार हमारे ओपिनियन पोल में जहां उनको 71 सीटें मिल रही थी वो अब कम होके जो है 45 सीटों पे आके 45 सीटों पे आके जो है वो रुक गए हैं। वहीं जो गठबंधन है वो 33 सीटें पा रहा है। कैसे देख रहे हैं आप इस समीकरण को? क्या लगता है क्या होने वाला है उत्तर प्रदेश में? मेरे हिसाब से तो मोदी जी ही हैं। अब आगे पता नहीं, अब जो पोलिंग होगी वो पता नहीं। तो आप बतौर जनता आपके आसपास क्या कुछ चलता है? सेंटिमेंट्स किसके लिए ज्यादा हाई है? मोदी जी। क्यों, ऐसा क्यों आपको लगता है? क्योंकि उन्होंने काफी काम किया है, वो दिखता भी है कई जगह। और जैसे सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, पुलवामा हुआ, वो भी काफी अच्छा उनका सराहनीय रहा है जो भी है। बट अभी हम जहाँ पर मैं रहती हूँ वहाँ के हिसाब से तो मोदी, कई लोग हैं जो मेरे जानने वाले वो सब मोदी को ही सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, मोदी जी को सपोर्ट किया जा रहा है। आपसे जानना चाहेंगे, आप बताइए मुझे, आप किस क्षेत्र से आ रहे हैं? लखीमपुर खीरी से आ रहा हूँ, गोला गोकरनाथ। अच्छा, तो मुझे ये बताइए कि वहाँ पे कैसा माहौल है, किसकी ज्यादा लहर है? वहाँ पे कांग्रेस की है, नकवी मेरे उसमें है, नकवी की है लहर कांग्रेस की तरफ से। तो कांग्रेस, आपको लगता है कि प्रियंका गांधी वाड्रा के आने के बाद कांग्रेस का कुछ भला हो पाएगा? क्योंकि हमारे ओपिनियन पोल में सिर्फ मात्र 2 सीटें दिखा रहा है उन्हें। हाँ, कुछ भला तो होगा, लेकिन आगे फाइट होने पर। तो 2 सीटें दिखा रहा है, तो 2 सीटें, एक अमेठी भी इस बार शायद खिसकती हुई नजर आ रही है क्योंकि वो खुद वायनाड चले गए हैं, ऐसा भी खबरें, क्या लग रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो जिसको देना है वोट वही देगा। ठीक है वर्णित, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ स्टूडियो के अंदर 2 गेस्ट भी जुड़ गए हैं कांग्रेस और बीजेपी का पक्ष रखने के लिए। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए प्रवक्ता साहब महेश वर्मा जी जुड़ गए हैं। संजय अग्रवाल जी कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। संजय अग्रवाल जी, अभी जो सवाल हमारे रिपोर्टर भी पूछा था और ये बहुत अहम हो जाता है, आपने अपना तुरुफ का पत्ता, अपना ब्रह्मास्त्र चल दिया, इसके बावजूद हमारा ओपिनियन पोल कहता है कि आपको सिर्फ और सिर्फ 2 सीटें मिल रही हैं, और उसमें भी अमेठी मिल रही है या नहीं मिल रही है, ये बहुत बड़ा सवाल है। देखिए, मैं आपको ओपिनियन पोल क्या कहता है, कहां से प्रभावित है, मैं ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहूंगा, लेकिन ये जनता के फीडबैक से प्रभावित है, ये मैं ऐड कर देती हूँ। हमारे पास भी जनता का पूरा फीडबैक है। हम कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता तो हैं ही, इसके अलावा अखिल भारतीय व्यापार महासभा संगठन के राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष। हमारा देश के हर हिस्से में हमारे ऑफिस है और हमारे पास सीधा फीडबैक आता है। उत्तर प्रदेश की जो बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में मिनिमम साइज ऑफ टिकट कम से कम 40 सीटें कांग्रेस पार्टी जीत रही है। और रही अमेठी की बात, अमेठी तो
राहुल जी का घर है, देखने चाहिए, घर है, परिवार। मैं बोल रहा हूं, आप चुपचाप एक बार सुन लीजिए आराम से। आप बोलेंगे मैं भी शांति से सुनूंगा। अमेठी राहुल जी का घर है, परिवार है। वो जो कुर्बानियां इंदिरा जी के टाइम से शुरू हुई, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी जी और अब राहुल गांधी जी, ये परंपरा चली आ रही है। नहीं, परंपरा चली आ रही है तो 2009 से लेकर नहीं क्रॉस क्वेश्चन होंगे सर। आज नहीं संजय जी आप तैयार रहिए क्रॉस क्वेश्चन के लिए। धारा प्रवाह में एक अकेले नहीं बोलते चले जाएंगे आप। बनारस के बेटे और गदौलिया गड्ढे आज तक बेटों को पुकार रहे हैं संजय जी। तो आप ये देख रहे हैं, देखिए यहाँ से वायनाड तक जाने का जो सफर है ना, वो इस बात का सीधा मैसेज है संजय जी। भारत देश के बेटे हैं राहुल गांधी। अच्छा, भारत देश के बेटे हैं, बिल्कुल ठीक है, लेकिन अमेठी के बेटे हैं, अमेठी के बेटे हैं। उसके बावजूद 2009 से 2014 तक के जो आंकड़े आते हैं, उनके वोट जो पड़ते थे, जो 3.25 लाख 3.5 लाख का जो वोट मिलता था उनको, वो 1.25 लाख पर आ गया, 1,07,000 पर इनफैक्ट आ गया स्मृति ईरानी के साथ। तो इसीलिए अमेठी को लेकर सवाल उठेंगे। भाई 2014 में जिस लेवल का झूठ घर घर जाकर के बोला गया कि 15 लाख रुपए आपके खाते में आ रहे हैं, गरीब जनता अभी तक उसका इंतजार कर रही है। और उसके बाद जिस तरीके से जनधन खाते खोले गए और उन खातों में 15 लाख के लिए और 15 लाख के 16 कॉल्ड आपके झूठ के लिए अमेठी ने योजना के नाम पर वसूल बेटे को कम वोट डाले। अगर मैं आप ही की बात को आगे बढ़ाऊं, गरीब इंतजार कर रहा है। और अब तो 5 साल में जो अन्याय किया भाजपा ने, उसके लिए न्याय का समय आ गया है। कांग्रेस अब होगा न्याय लेकर के आ गई है और हर प्रति व्यक्ति का वक्त हो रहा है। महेश वर्मा जी निश्चित कर दी गई है जो सबके खातों में पहुंचेगी 100%। ठीक है महेश वर्मा जी, बिल्कुल ब्रेक का वक्त हो रहा है, लेकिन 30 सेकंड में आपको देती हूं। मुझे सिर्फ ये बता दीजिए कि आपकी 73 से 45 सीटें आ रही हैं, बहुत बड़ा नुकसान बीजेपी के लिए। नहीं देखिए, जो रुझान है, जो ओपिनियन पोल है, ठीक है ना, उसमें स्पष्ट तौर पे कुछ भी कहा नहीं जा सकता, लेकिन हम ये निश्चित रूप से हम अपने काम के बल पे हमारे जो वहां जिस तरह से हमने कोशिश किया, राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जिस तरह की योजनाएं रही और लोगों का जो, जैसे आपने अभी दिखाया भी कि बहुत लोग ये 70 किलोमीटर दूर के रेडियस से जब निकल के हम बाहर जाते हैं और वहां जब देखते हैं और लोग जब पूछते हैं, आपने 2 आदमी 3 आदमी से पूछा, किसी एक आदमी ने शायद कुछ कांग्रेस बोला, एक ने बीजेपी बोला। नहीं, 2 आदमी, एक लेडीज और एक जेंट्स ने। हाँ, एक ने कांग्रेस बोला, पुरुष ने, महिला ने बीजेपी बोला। तो बराबर मेरा ये कहना है कि ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल या पब्लिक ओपिनियन जिस तरह के भी बन रहा है, उसका कारण ये नहीं है कि कोई कांग्रेस के पास रीजन और विजन है उसका, कि वो उसको सरकार में लाए या उसको जिताए या उसको किसी तरह से वोट दे। हमारा रीजन और विजन जो है क्लियर और स्पष्ट है, और वो ये है कि बहुत बढ़िया कर ही लिया आपने। नहीं, उनके पास अभी आपने मनीष जी को क्या कहा, मनीष जी को क्या कहा, आपने मनीष जी को क्या कहा कि आप चुप रहिए। वो एक वरिष्ठ पत्रकार है, आपने एकदम से डांटते हुए क्या बोला? That's not an issue right now. मेरा ये कहना है कि ओपिनियन पोल आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। 48 सीटों में से 38 एनडीए को मिलती हुई नजर आ रही है, यूपीए को 10 और अदर्स के खाते में कोई सीट यहां पर नहीं आ रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक इस वक्त सीधे मुंबई से जुड़ रहे हैं। अभिषेक, आज का दिन बहुत दिलचस्प है। उद्धव ठाकरे और मोदी वैसे भी 2.5 साल बाद इकट्ठे एक मंच पर नजर आ रहे हैं, तो बहुत लड़ाई के बाद अब जमीन के ऊपर क्या माना जाए कि सब कुछ ऑल इज वेल बिटवीन उद्धव ठाकरे, शिवसेना और बीजेपी, और ये नतीजा आंकड़ों में भी नजर आ रहा है एक बार फिर से 38 सीटें, काफी बढ़त एनडीए को। बिल्कुल, देखिए इसलिए लग रहा था कि अगर बीजेपी और शिवसेना गठबंधन अगर महाराष्ट्र में नहीं करती तो जाहिर सी बात है बड़ा नुकसान उठाना पड़ता। इसीलिए कहीं न कहीं बीजेपी को लग रहा था कि शायद उन्होंने 2 कदम पीछे गए और इसलिए शिवसेना की तमाम शर्तें मानने को तैयार हुए, इसलिए शिवसेना से गठबंधन हुआ। गठबंधन में साफ देख रहे हैं, जिस तरह हमारा सर्वे आया है, सर्वे में एनडीए को बढ़त मिल रही है और 38 सीटों पर वह, हालांकि पहले बात 2014 की जब बात है तो उसमें अधिक सीटें मिली थी, सीटें जरूर कम हो रही, लेकिन अधिक अगर बढ़त की बात करें तो जरूर बीजेपी को ही और घटक दल को बढ़त मिल रहा है। हमारे साथ मुंबई के तमाम लोग हैं जो बताएंगे आखिरकार किस मुद्दे पर चलना चाहिए। क्या लगता है, महाराष्ट्र में हमारे जो हमने सर्वे किया है उसमें 38 सीट मिली एनडीए को, 10 मिल रही है यूपीए को, क्या कहेंगे आप, किस चुनाव मुद्दा क्या होगा चुनाव में आपके हिसाब से? चुनाव का मुद्दा तो विकास ही होना चाहिए। सबसे पहले देश की सुरक्षा जो सबसे ज्यादा मैटर करती है। अगर आपका देश सुरक्षित नहीं होगा तो आप सुरक्षित नहीं होंगे। तो इसीलिए एक वो जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो सेना को जो छूट दी हुई है, या जो आतंकवादियों का खात्मा हो रहा है, वो सबसे बड़ी हमारे लिए एक विकास का भी और प्लस सुरक्षा का भी जो मुद्दा था वो सबसे इम्पोर्टेंट रहा है कि अगर हम सुरक्षित नहीं होंगे तो हमारा देश भी सुरक्षित नहीं है, तो फिर विकास भी कहाँ से होगा। तो सबसे पहली चीज है कि वो सुरक्षा हाथ में होनी चाहिए। फिर दूसरी बात, अब जैसे मुंबई में है, आप मुंबई की बात कर रहे हैं, तो
ये नहीं कि हम प्रधानमंत्री को देख के ही वोट तो यहाँ पर कम से कम एक महिला का तो रिएक्शन ये आ रहा है कि अगर देश सुरक्षित नहीं है, राष्ट्रवाद का मुद्दा सब मुद्दों पर, बाकी मुद्दों पर हावी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। मनीष भाई, आपके स्पेशल कमेंट्स। देखिए आंचल, महाराष्ट्र की राजनीति में जो मराठा आंदोलन रहा है पिछले 5 सालों में, उसमें लगातार बीजेपी को लेकर सबसे ज्यादा कोसा गया, और ये वही उद्धव ठाकरे हैं जो बीजेपी के साथ गठबंधन के एक दिन पहले तक पानी पी पी के कोसते थे, सामना के जरिए ऐसे कुठाराघात करते थे कि बीजेपी के नेता जब उनसे पूछो तो बगले जागते थे। ऐसी स्थिति में एनसीपी कांग्रेस का गठबंधन और उनके साथ स्वाभिमान विकास शेतकरी संगठन जो राजू शेट्टी की है, उनका साथ आ जाना, मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस एनसीपी को बड़ा दिखाता है। बात की, लेकिन मैं किसान आंदोलन की भी बात करने लगूंगी। लगातार फडणवीस सरकार की सबसे बड़े गले की फांस वही थी, उसका असर यहाँ पर नतीजों पर तो होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। नहीं, देखिए आंचल, ये सारी शुरुआती रुझान है जिसके तहत ये सर्वे है। अभी आने वाले दिनों में चीजें जैसे आगे बढ़ेंगी, 11 तारीख को पहले चरण का मतदान महाराष्ट्र में है, और वो भी उस इलाके में है, विदर्भ के इलाके में, जहां पर किसान आत्महत्या दुनिया भर में गूंज चुकी है। तो ऐसी स्थिति में 3-4 चरणों में जो मतदान है, उसमें मुझे लगता है कि एक के बाद एक रणनीति भी बदलेगी राजनीतिक दलों की, और उसके साथ साथ उनका देखने का नजरिया और शैली, भाषा शैली भी बदलेगी। आज एक सबसे अहम चीज जो आपने अभिषेक शर्मा से पूछी थी, वो ये कि 2.5 साल बाद प्रधानमंत्री और उद्धव ठाकरे एक मंच पे होंगे। शिवसेना का गढ़ मराठवाड़ा है, उस्मानाबाद से अपनी सीट को बचाने के लिए उद्धव ठाकरे उन कमजोर पॉकेट्स को पकड़ रहे हैं जहां पर बीजेपी के साथ जाकर वो ये कह सके कि हम साथ साथ हैं और फिर एक बार हमें मतदान दीजिए। लेकिन शिवसेना को आने वाले समय में यहां पर घाटा होगा, क्योंकि उनके जो तीर चलते रहे, जो उनके तीर को बीजेपी पर चले, मुझे ऐसा लगता है कि जनता दुविधा में है कि ये कल तक तो एक दूसरे को आंखें तरे रहे थे, आज कैसे एक हो गए। मनीष भाई, ये तो आप तो चीफ पॉलिटिकल एडिटर हैं, पॉलिटिक्स में तो ये कहा ही जाता है, राजनीति में कहा जाता है कि कोई स्थायी मित्र नहीं होता, कोई स्थायी दुश्मन नहीं होता, एक ही चीज स्थायी होती है, वो अपने हित, जिसे साधने की पूरी जगत में नेता रहते हैं। आजकल जनता भावुक होती है। और मुझे पता है आप दोनों कमेंट करना चाह रहे हैं, लेकिन माफ कीजिएगा, मुझे एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना है। हमारी बड़ी कवरेज लगातार जारी है। जय हिंद।